स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ। आप 10 सेकंड तक सोचकर बताइएगा कि आपके दिमाग में ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले किसकी इमेज सामने आती है, और वो वर्ड है फेमिनिज्म। चलिए बताइए कि फेमिनिज्म वर्ड सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी इमेज सामने आई। ये इमेज क्या किसी सेलिब्रिटी की थी, जैसे फेमस रियलिटी शो रोडीज की माई चॉइस वाली नेहा धूपिया की, या फिर सो कॉल्ड बर्निंग पॉलिटिकल इशू पर बोलती स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा, या किसी और सेलिब्रिटी, यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में कमला बसीर, त्रिशा शेट्टी, फ्लाविया ग्रेस, वंदना शिवा या कैलाश सत्यार्थी जैसे फेमिनिस्ट की भी इमेज सामने आई हो। अब अगर आपके दिमाग में पहली कैटेगरी के सेलिब्रिटीज की इमेज फॉर्म हुई है तो मे बी आप भी उसी फेमिनिज्म के उसी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से प्रभावित हो, जिसने फेमिनिज्म जैसे पावरफुल सोशल मूवमेंट को हाईजैक कर फेमिनिज्म के नाम पर एक अलग एजेंडा चलाया है, और इसे आजकल फेक फेमिनिज्म या स्यूडो फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, इसमें गलती इन वेल नोन सेलिब्रिटीज या फिर आपकी नहीं, बल्कि ये गलती हम सबके समझ की है, जिसने फेमिनिज्म जैसे इतने वाइड और पावरफुल कॉन्सेप्ट को सिर्फ कुछ मीम्स या बुलिंग टैक्टिक्स में बांध कर रख दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में से शायद बहुत कम ही लोग फेमिनिज्म आंदोलन के उन दधीचियों से वाकिफ होंगे जिन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करते और फेमिनिस्ट आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि न तो हम आप और हमारे समाज उनके बलिदान को समझ पाया, न ही फेमिनिज्म के असल मकसद को, बल्कि आज यही फेमिनिज्म फीमेल जेंडर का सबसे बड़ा दुश्मन बन के उभर रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए आज के अपने इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो फेमिनिज्म जिसका जन्म नारी शक्ति के उत्थान के लिए हुआ था, आज वही उसकी राह में रोड़ा कैसे बन गया है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, फेमिनिज्म को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इक्वलिटी फॉर ऑल की बात करता है। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में फीमेल या महिलाओं के साथ सदियों से शोषण होता आया है और जेंडर के आधार पर हर काल में उनके साथ भेदभाव हुआ है, दोस्तों इसीलिए सोसाइटी समाज में जेंडर बेस्ड इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए खास तौर पर महिलाओं के उत्थान यानी कि उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिए जाने की जरूरत समझी गई, और यहीं से फेमिनिज्म की अवधारणा का उदय हुआ। हम अपने अगर भारत की बात करें तो चाहे वो प्राचीन काल में सभा और समिति में भाग लेने की बात हो, या मध्यकाल में रजिया जैसी योगी शासिका को महिला होने के चलते गद्दी से हटाने की बात हो, या फिर आज के टाइम में इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात हो, हमेशा से महिलाओं को उनके जेंडर के आधार पर अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा है। देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा ही ग्लोबल लेवल पर भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के प्रमाण हर सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए बदलते दौर में विमेन के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स की मांग करने वाले इस यूनिवर्सल मूवमेंट को फेमिनिज्म का नाम दिया गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि फेमिनिस्ट मूवमेंट सोसाइटी में फीमेल डोमिनेंस की मांग नहीं करता, न ही मेल को नीचा दिखाकर अपनी वाहवाही करना चाहता है, बल्कि इनकी सीधी सी मांग ये है कि सबको उनके जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के बिना इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स मिले। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने स्यूडो फेमिनिज्म और खुद को फेमिनिस्ट दिखाने के चक्कर में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके जरिए न सिर्फ जेन्युइन फेमिनिस्ट मूवमेंट को ओवरशैडो किया गया है, बल्कि उन तमाम लोगों के विश्वास को भी हिलाकर रख दिया है जो किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट को और फेमिनिज्म मूवमेंट के एक्टिविस्ट को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो फेक फेमिनिज्म का एक प्राइम एग्जांपल हमें एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप के डाइवोर्स के केस में देखने को मिल जाएगा, जहां दुनिया भर के बहुत सारे फेमिनिस्ट ग्रुप्स एम्बर हर्ड को विमेन एम्पावरमेंट के ब्रांड एम्बेसडर की तरह एस्टैब्लिश करके उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जब इस केस का फाइनल आउटकम सामने आया, तब जाकर सारी सच्चाई सामने आई। दोस्तों, कुछ ऐसे ही साल 2015 में जसलीन कौर ने सरबजीत सिंह नाम के एक लड़के पर भद्दे कमेंट का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने बिना घटना की सच्चाई जाने लड़की का पक्ष लेते हुए कीबोर्ड फेमिनिज्म के कैंपेन में सरबजीत सिंह को कोसना शुरू कर दिया। देखा जाए तो उसे दरिंदा तक घोषित कर दिया। लेकिन जब 4 साल बाद साल 2019 में अदालत ने सरबजीत सिंह को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से बरी किया, तब तक सरबजीत सिंह की पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद को एक फेमिनिस्ट के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, और उनके एक्शन में कई बार ये देखने को भी मिलता है। आप एग्जाम्पल के लिए उनकी कैबिनेट में फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने से लेकर मीटू जैसे मूवमेंट को सपोर्ट करने से समझ सकते हैं। लेकिन खुद जस्टिन ट्रूडो पर विमेन मिसहैंडलिंग का आरोप लग चुका है। और दोस्तों, जब किसी फेमिनिस्ट के बारे में इस तरह की न्यूज आती है तो फिर इस मूवमेंट से जुड़े अन्य लोगों को भी आम जनता शक की नजर से देखना शुरू कर देती है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू
यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ढूंढना शुरू करेंगे तो इस तरह के एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले मिल जाएंगे। हमारी न्याय व्यवस्था भी कहीं न कहीं लड़की के पक्ष को स्वीकार करते हुए आरोप से बरी होने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ मेल पर ही डालता है और इसी का फायदा सूडो फेमिनिस्ट के पैरोकार उठाते हैं। लेकिन इस सूडो फेमिनिज्म का सबसे ज्यादा नुकसान समाज के उसी तबके को भुगतना पड़ रहा है जिसके अपलिफ्टमेंट के लिए मूवमेंट शुरू हुआ था। दोस्तों, फेक फेमिनिज्म से अल्टीमेट नुकसान फीमेल को ही होता है, खास करके ऐसी फीमेल्स को जो आज भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, जिनकी आवाज को किसी कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए किसी फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट की जरूरत होती है। ऐसे में ये पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। दोस्तों, सूडो फेमिनिज्म का असर सबसे अधिक जेन्युइन फेमिनिस्ट मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है। लोग फेक फेमिनिज्म और जेन्युइन फेमिनिज्म को समझने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसके चलते जेन्युइन फेमिनिज्म मूवमेंट को पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट और फंडिंग नहीं मिल पाती, जबकि लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं, चाइल्ड मैरिज और फीमेल फीडेसाइड को रोकने और लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिन रात जी तोड़कर मेहनत करती हैं। लेकिन कुछ सूडो फेमिनिस्ट की करने का असर ऐसा भोगना पड़ता है जो कि करे कोई और भोगे कोई वाली बात हो जाती है। दोस्तों, सूडो फेमिनिस्ट के चलते महिलाओं को दूसरा नुकसान उनकी छवि को पहुंचता है। सूडो फेमिनिस्ट अक्सर फेमिनिज्म मूवमेंट को पुरुष विरोधी यानी कि एंटी मेल मूवमेंट के रूप में दिखाने का प्रयास करती हैं, जिससे समाज में महिला और पुरुष के बीच अविश्वास और असहयोग की खाई बढ़ जाती है। देखा जाए, जो पुरुष इनके फेमिनिज्म को सपोर्ट करते उनके साथ काम करना चाहते हैं वो भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। दोस्तों, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि उसमें समाज के अधिक से अधिक लोगों की आवाजों को शामिल किया जाए। आप एग्जाम्पल के रूप में सती प्रथा को ले सकते हैं, जो कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके सामाजिक दुष्परिणाम को समझते हुए जिस पहले शख्स ने उसके लिए प्रयास किया वो राजा राम मोहन रॉय के रूप में एक पुरुष ही था। ऐसे में सूडो फेमिनिस्ट द्वारा इस मूवमेंट को एंटी मेल मूवमेंट का रूप देने से अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि मेल और फीमेल फेमिनिस्ट के साथ संगठित होकर पूरी शक्ति के साथ इस आंदोलन को नहीं लड़ पाते हैं। देखा जाए तो फेक फेमिनिज्म का नुकसान महिलाओं को सबसे अधिक उन जगहों पर उठाना पड़ता है जहां वो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अंतिम आस लेकर पहुंचती हैं, यानी कि अदालत की चौखट पर सूडो फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट द्वारा पुरुषों पर या तो फेक केस के चार्ज लगाए जाते हैं या उन मामूली मामलों को लाइमलाइट में लाने के लिए अदालत में लेकर जाया जाता है, जिसे आपसी बातचीत या फिर फैमिली कोर्ट से भी सुलझाया जा सकता था। DCW की साल 2014 की रिपोर्ट बताती है कि रेप जैसे जघन्य अपराध के 53.2% केस फेक थे और दोस्तों, इस तरह के केसेस में 90% की दर से उछाल आया है। देखा जाए तो कोर्ट ने कई बार फेक चार्जेस फ्रेम करने के बढ़ते नंबर्स को देखते हुए चिंता जाहिर की है। दरअसल फेक केस के चलते निचली अदालत में हजारों केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, जिससे अदालती प्रक्रिया में न सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती है बल्कि जेन्युइन केस में भी न्याय मिलने में इतनी देरी हो चुकी होती है कि तब तक उस न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और दोस्तों, कहा भी गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, आप देखेंगे तो फेक फेमिनिज्म का उदाहरण राजनीति में भी देखने को मिल जाता है। रिसेंटली 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल साल 2013 में नए संसद में पेश किया गया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम साल 2023 का नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देखा जाए तो सभी दलों ने इसका एक स्वर में स्वागत किया और एक नजर में देखने में यही लगता है कि हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के राजनीति में आने की पक्षधर हैं। लेकिन अगर इन पार्टियों द्वारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों पर गौर करें तो मौजूदा समय में 17th लोकसभा में केवल 78 महिला सांसद हैं, यानी कि सिर्फ 14%, जो कि असल मायनों में राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के राजनीति में आने की कितनी पक्षधर हैं इस बात को शो करती हैं। 273rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा लोकल गवर्नेंस में महिलाओं के लिए 33% सीट फिक्स की गई थी, जिसे बिहार जैसे कुछ राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया है। लेकिन 3 दशक के बाद भी मुखिया पति या प्रधानपति के हाथों में लोकल गवर्नेंस की चाबी रहती है। हम अगर गौर से देखें तो कुछ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नजरअंदाज करने को ही फेमिनिज्म समझने की भूल करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि समय के साथ हमारे इंडियन कल्चर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट्स आ गए हैं
जिन्हें जेंडर इक्वालिटी के नजरिए से सही नहीं ठहरा जा सकता, मगर इन खामियों के लिए पूरे कल्चर पर सवालिया निशान लगाना भी ठीक नहीं है। आप एग्जाम्पल के लिए लीना मणिमेखलाई की फिल्म काली के पोस्टर को देख सकते हैं, जहां मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, जब इस पे विवाद बढ़ा तो कई फेमिनिस्ट ने उसे लीना की पर्सनल फ्रीडम की चॉइस का हिस्सा मानते हुए सपोर्ट किया। अब हालांकि बात सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबकी पर्सनल फ्रीडम को इंश्योर करता है, लेकिन फेमिनिज्म के फ्लैग बियरर को यह समझना होगा कि आपके माई लाइफ माई चॉइस की परिधि वहीं तक सीमित है, जहाँ किसी और के राइट्स और सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, जो सोसाइटी और कल्चर में रह रहे हैं उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। देखा जाए तो कई बार कुछ फेमिनिस्ट किसी रिलीजन के अंदर महिलाओं के प्रति हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते उठाते पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ आवाज को उठाने लगते हैं, और फिर यहीं से उनका मूवमेंट डिरेल होना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, फेक फेमिनिज्म को बढ़ावा देने में मीडिया के साथ ही साथ सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का रोल भी बहुत बड़ा होता है। ये एक दूसरे के फायदे के लिए फेमिनिज्म के टोकनिज्म को मार्केटिंग टूल के लिए यूज करते हैं। आपको इसीलिए सेलिब्रिटी किसी खास मौके पे, स्पेशली अपने फर्म या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के दौरान फेमिनिज्म से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते नजर आते हैं। मीडिया भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर फेमिनिज्म की बात करने के लिए दो विरोधी विचारधारा के सो कॉल्ड फेमिनिस्ट एक्ट्रेस या फिर सेलिब्रिटी को गेस्ट के रूप में बुलाकर हीटेड डिबेट वाली डिस्कशन कराते हैं, जिससे कि उनकी व्यूअरशिप बढ़े। दोस्तों, अधिकतर सेलिब्रिटी के या तो टॉपिक पर कोई तैयारी न होने के चलते या टॉपिक की सुपरफिशियल समझ के चलते ये अपनी बात को फिल्मों और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिखने वाले जेंडर बैसनेस और कॉर्पोरेट फेमिनिज्म तक ही सीमित रखते हैं, जिसके चलते क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, अनहाइजीन, वर्क प्लेस एंड वर्क कंडीशन फॉर वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इन रिमोट एरियाज और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे स्ट्रक्चरल और सिस्टमैटिक चैलेंज एड्रेस नहीं हो पाते, और इस तरह के डिस्कशन के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या कुछ गलत इंसिडेंट्स या कुछ लोगों के रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से फेमिनिज्म के इस मूवमेंट को साइडलाइन कर देना चाहिए या उसे डिस्क्रेडिट करना ठीक होगा, क्योंकि हमारे देश और इस विश्व की महिलाएं इक्वल राइट्स डिजर्व करती हैं। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। दोस्तों, फेमिनिस्ट मूवमेंट के सभी एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स को एक बात समझनी होगी कि विक्टिम किसी भी जेंडर का हो सकता है, और विक्टिम का समर्थन या विरोध उसके जेंडर के बेसिस पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी विक्टिम के साथ एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि समाज ऐसे मामलों में दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। एक साइड के लोग जहाँ फेमिनिस्ट को भला बुरा कहने लगते हैं, वहीं दूसरी साइड के लोग जेंडर के आधार पर किसी को सपोर्ट करने लगते हैं या विमेन विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, जबकि इनको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे जीवन दोनों ध्रुवों पर ना होकर कहीं बीच में है, वैसी सच्चाई भी इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में है। ऐसे में जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, किसी को आरोपी और किसी को विक्टिम बनाने से बचना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि फेक केसेस को सपोर्ट करने से इनके प्रति समाज में असंतोष बढ़ता है, जो अल्टीमेटली महिलाओं को ही हानि पहुंचाती है। सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के साथ ही साथ पब्लिक को जेंडर सेंसिटिविटी के लिए एडुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा तब तक व्यवहार में भी बदलाव मुश्किल है। बाहर बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम में से हर एक इंडिविजुअल्स को इंश्योर करना होगा कि हमारे घरों के अंदर किसी फीमेल चाइल्ड को वही फ्रीडम और वही फैसिलिटीज मिले जो एक मेल चाइल्ड को मिल रहा हो, फिर चाहे बात बेस्ट एजुकेशन की हो या फिर न्यूट्रिशन की। अगर पेरेंट्स के द्वारा जाने अनजाने में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमें आगे आकर उनके राइट्स के लिए बोलना होगा और ये बताना होगा कि ये गलत क्यों है। दोस्तों, सिर्फ हाई प्रिविलेज्ड क्लास और सेलिब्रिटी को फेमिनिज्म का माउथ पीस बनाकर ना रखा जाए। समाज में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट को भी मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान करे, जिससे इस मूवमेंट को डाइवर्स वॉइस मिले और ये अधिक से अधिक इंक्लूसिव हो सके। साथ ही फेमिनिस्ट मूवमेंट के एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स को अपने एजेंडे में मार्जिनलाइज सेक्शंस की महिलाओं के साथ LGBTQ+ की समस्याओं को भी शामिल करना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी लड़ाई जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड है, और कभी भी लड़ाई को टुकड़ों में लड़कर अंजाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, लेजिटिमेट और जेन्युइन फेमिनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के साथ ही साथ स्यूडो फेमिनिज्म को भी डेमोक्रेटिकली एंड पोलाइटली चैलेंज करना जरूरी है, जिससे फेमिनिज्म के नोबल कॉज को पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट मिल सके। ऐसे में एक समाज के रूप में हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी समझबूझ से फैसला करें कि आखिर हम किस थॉट को एम्पावर करने वाले हैं। यहाँ हमारा मतलब अनरीजनेबल कैंसिल कल्चर को प्रमोट करने से नहीं, बल्कि कुछ गलत आइडियल्स को छोड़कर लेजिटिमेट फेमिनिज्म और जेंडर राइट्स को प्रमोट करने से है। दोस्तों, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज और फेमिनिज्म के माउथपीस की करनी और कथनी में काफी अंतर होता है। ऐसे में मीडिया और सोसाइटी को इनके स्लोगन से अधिक इनके मोटिव और एक्शंस पे नजर रखने की जरूरत है।
दोस्तों, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात नहीं है या उनके एक्शन यानी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर विनिंग इलेक्शन टू पोर्टफोलियो एलोकेशन में अगर महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं दिखती है, तो फिर एज अ सिटीजन हमें भी और डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया को भी उससे क्वेश्चन करने की जरूरत है। दोस्तों, फेमिनिज्म एक बहुत ही बायस मूवमेंट है जो कि हजारों सालों से जेंडर के बेसिस पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की अनवरत लड़ाई है, जिसने अपनी जर्नी में अभी मीलों का ही सफर तय किया है, जबकि इसे अभी मिलियंस तक जाना है। देखा जाए तो कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन दौड़ है, जिसके लिए हर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए हर मौके पे बोलने की जरूरत है, साथ इसके नोबेल कॉज और इसके क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए ऐसे वैसे स्यूडो फेमिनिस्ट के हाथों में जाने से बचाने की जरूरत है, जो सिलेक्टिव होकर किसी खास एजेंडा और किसी रंग के चश्मे से देखकर इनको सपोर्ट या फिर अपोज करते हैं। अदरवाइज उन फेमिनिस्ट के संघर्ष को इरेपरेबल डैमेज कर सकता है, जिसने जेन्युइनली इसके लिए संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। दोस्तों, आप किस मुद्दे पे राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।